Good afternoon, friends. यहाँ पे ध्यान दो, परक्विजिट्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। परक्विजिट्स के अंदर पहले तो याद करो, ईसॉप करके परक्विजिट पढ़ा था। ईसॉप में मार्केट वैल्यू लिया था हमने एंड उसमें से लेस किया था अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। मार्केट वैल्यू कौन से दिन का लेना था? जिस दिन एम्प्लॉय ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया। टी, कॉफी एंड स्नैक्स क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। लंच एग्जम्प्ट होगा अप टू पर मील पर डे। ये एग्जम्पशन आपको ऑप्शनल में मिलेगा, डिफॉल्ट में नहीं। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो वर्किंग लेने हैं वो है 300 पर एनम, ठीक है। फिर उसके बाद यूज ऑफ मूवेबल असेट, सॉरी गिफ्ट। गिफ्ट में मॉनिटरी गिफ्ट हुआ तो फुल्ली, बट अगर गिफ्ट इन काइंड है तो फिर 5000 तक एग्जेम्प्ट। अब 5000 के ऊपर गया तो दो व्यूज है, पहले व्यू के हिसाब से एक्स, सेकेंड व्यू के हिसाब से फुल्ली टैक्सेबल। यूज ऑफ मूवेबल असेट, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन और टेलीफोन दिया है, क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर मोटर कार दिया है तो अलग से चार्ट है, एंड कोई दूसरा असेट दिया है तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ तो, एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। फिर हमने पढ़ा था सेल ऑफ मूवेबल असेट, जहां पे यू विल टेक फर्स्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट एंड फ्रॉम दैट यू विल सब्ट्रैक्ट फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। फिर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट मिल जाएगा और उसमें से आप क्या माइनस करोगे? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, एंड बैलेंस आपको मिल जाएगा परक्विजिट वैल्यू। अब डेप्रीसिएशन के अंदर पहले तो कंप्यूटर एंड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में रेट क्या था? मेथड, सेकंड मोटर कार, मेथड एनी अदर असेट, मेथड एसएलएम। याद है ये सब कुछ? फिर उसके बाद हमने ये क्रेडिट कार्ड डिस्कस किया था एंड वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। क्रेडिट कार्ड में जो भी एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसमें से माइनस करो एंड माइनस करो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। एंड वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और सबके केस में एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। अब अगर अकोमोडेशन ही दिया है तो यू विल राइट वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, बट अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो यू विल ऐड। फर्नीचर के केस में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो, हायर्ड है तो लेस अमाउंट रिकवर्ड। अब वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कैसे निकालोगे? तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो कौन डिटरमाइन करेगा? एंड अदर एम्प्लॉय हुआ तो उधर आप चेक करोगे कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड हुआ तो आप चेक करोगे पॉपुलेशन कितना है। पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा है तो 15 से ज्यादा, लेस देन और इक्वल टू 40, एंड अगर 15 या उससे कम है तो हायर के केस में हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, और सैलरी में ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स यू विल टेक, ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स विच आर टैक्सेबल एंड क्रेडिटेड टू अ। चार चीजों को एक्सक्लूड करना है: डियरनेस अलाउंस, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ एंड टैक्सेबल परक्विजिट्स। ये चार चीजों को हम एक्सक्लूड कर देंगे। याद आया आपको? चलो, उसके बाद हम लोगों ने होटल अकोमोडेशन पढ़ा था।
होटल अकोमोडेशन में याद करो तो ऑफिशियल यूज हुआ तो ट्रांसफर हुआ, और 15 दिन के लिए रहा तो भी, एंड 15 दिन से बढ़ा तो टैक्सेबल फॉर ऑल डेज। कितने पे टैक्स लगेगा? और हायर चार्जेस पेड टू होटल विच एवर इज लोअर लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड अदर पर्पस के लिए स्टे हुआ तो भी सेम। अगर एम्प्लॉय को डबल अकोमोडेशन मिल रहा है, 2 अकोमोडेशन, 90 डेज तक आपको टैक्स, और 90 डेज के बाद दोनों पे टैक्स लगेगा। फिर मोटर कार परक्विजिट। अब मोटर कार अगर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हुआ है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ, एंड अगर मोटर कार एम्प्लॉयर ने दी है तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, या फिर हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। सेकेंड ऐड करो उसमें आरएनएम एक्सपेंस, अगर ये अपना एम्प्लॉयर ने पे किया है तो, एंड ऐड करो उसमें ड्राइवर्स सैलरी अगर एम्प्लॉयर के साइड से आउटफ्लोज होंगे तो फिर आप लोगों को वो ऐड करने हैं, एंड लेस करना है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल अगर हुआ तो उसमें अगर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई तो फिर आपको फायदा क्या होगा? एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, आरएनएम एक्सपेंसेस एंड ड्राइवर्स सैलरी, अगर वो मैंने पे कर दिया तो आप क्या करोगे? टोटल में से ऑफिशियल माइनस करोगे। अब आरएनएम एक्सपेंस के लिए ऑफिशियल अमाउंट डिपेंड करेगा कार के सीसी के ऊपर। 1600 सीसी या उससे कम है तो 1800, 1600 से ज्यादा है तो 2400, एंड ड्राइवर्स सैलरी के लिए, अच्छा ये सारे ऑफिशियल अमाउंट्स दिए जो आप टोटल में से माइनस करोगे, पर्सनल मिलेंगे, और लेस करोगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। एंड इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड आरएनएम एक्सपेंस आर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय, then employee is getting only one benefit and that is use of car, जिसके लिए आपको डायरेक्टली perquisite value दी है 600 and 900, and if R&M expenses are paid by employer only then it is 1800 and 2400, and if driver is there and driver's salary is paid by employer तो 900 पे टैक्स। याद आया? एक मेडिकल परक्विजिट किया था। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कहां पे हो रहा है? इन इंडिया, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड और नोटिफाइड हॉस्पिटल एंड एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, या फिर कोविड के रिलेटेड, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अदर्स के केस में टैक्सेबल। पर ये एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का होगा या एम्प्लॉई के, और फैमिली में कौन कौन आएगा? तो पेरेंट्स, ब्रदर जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, और स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या, चलो उसके बाद आउटसाइड इंडिया अगर ट्रीटमेंट हुआ तो ट्रीटमेंट का खर्चा एंड स्टे का खर्चा इज एग्जेम्प्ट एज पर आरबीआई लिमिट, एंड जो अपना ट्रैवल का खर्चा है तो वो उसके लिए जीटीआई चेक करना पड़ेगा। ग्रॉस टोटल इनकम अगर लेस देन और इक्वल टू तो पूरा एग्जेम्प्ट, एंड 2 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल। याद आया? चलो उसके बाद हम लोगों ने वहीं पे मेडिक्लेम प्रीमियम पढ़ा था कि अगर मैंने आपका मेडिक्लेम भर दिया तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, बट अगर मैंने आपका तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम भरा तो वो भी कहीं से एग्जेम्प्ट हो जाता है। फिर एक एजुकेशन परक्विजिट पढ़ा था। एजुकेशन परक्विजिट में इफ इट इज अ फैसिलिटी और एजुकेशन किसको मिल रहा है तो कहीं से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय के बच्चों को अगर एजुकेशन मिल रहा है तो उसके अंदर मार्केट वैल्यू लेना है ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इन, माइनस करना है 1000 रुपीज एंड माइनस करना है अमाउंट रिकवर्ड। अब ये 1000 को लेके देयर आर 2 व्यूज। 1000 के ऊपर गया तो एक व्यू के हिसाब से एक्सेस इज टैक्सेबल, दूसरे व्यू के हिसाब से आप क्या फॉलो करोगे? फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि आईसीएआई ने हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है एज पर व्यू नंबर 2। सेम गोज फॉर गिफ्ट ऑल्सो, अपना जो गिफ्ट का था वो।
एंड अदर पर्सन को अगर एजुकेशन फैसिलिटी मिल रहा है तो इट इज सिमिलर टू चिल्ड्रन ओनली, बस 1000 रुपीज का जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। रीइंबर्समेंट में अगर एम्प्लॉई को एजुकेशन मिला है तो इट इज एग्जेम्प्ट एंड अदर मेंबर्स को मिला है तो इट इज टैक्सेबल। फिर हमने कल इंटरेस्ट फ्री लोन या लोन एट कंसेशनल रेट करके पढ़ा था। अब उसमें अपने को क्या करना था, तो आप पहले चेक करो, लोन अगर ली गई है फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट देन एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड। अगर लोन ली गई है अदर पर्पज के लिए तो उसमें अगर लोन का अमाउंट 20,000 या उससे कम है तो भी एग्जेम्प्ट, 20,000 से बड़ा तो आपको टैक्स लगेगा। अब आप क्या करोगे, हर महीने के लास्ट डे पे क्या चेक करोगे, आउटस्टैंडिंग लोन कितना है और उस पे आप रेट लगा दोगे फॉर 1 मंथ। अच्छा, रेट कौन सा लेंगे, कौन से दिन का लेंगे, 1 अप्रैल का, बराबर। फिर कल हमने पढ़ा था लीव ट्रैवल कंसेशन करके, याद है लीव ट्रैवल कंसेशन। अब इसमें समझो कि अगर आप घूमने जा रहे हो कहां पे, इंडिया में, तो आपका जो भी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा कहने से उसमें एग्जम्पशन मिलेगा। अब यहां पे 4-4 साल के क्या बनाए गए हैं, वो 4 साल के ब्लॉक्स में आपको एग्जम्पशन कितनी बारी मिलेगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने एग्जम्पशन प्रीवियस ब्लॉक में लिया या लिया है लेकिन, तो आप एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो नंबर ऑफ एग्जम्पशन इन नेक्स्ट ब्लॉक आर, बट उसमें भी कंडीशन कि आपको एक एग्जम्पशन फर्स्ट ईयर में लेना पड़ेगा। याद आया? चलो, उसके बाद फैमिली का वहां पे डेफिनेशन था, मैंने बोला था उधर से क्वेश्चन आएगा जो सेम ही है मेडिकल, बस वो बच्चों पे लिमिट है। एक डेट थी 1/10/1998, उसके पहले जितने भी बच्चे बॉर्न हुए हैं कहने से सबका एग्जम्पशन मिलेगा 1/10/1998 के पहले, एंड 1/10/1998 के बाद मैक्सिमम, और उसमें भी अगर पहले सिंगल बर्थ हुआ और फिर मल्टीपल बर्थ हुआ तो जितने भी मल्टीपल बर्थ में बॉर्न हुए कहने से सबका मिलेगा। अब आप देखो कि आप जर्नी कैसे परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप जर्नी परफॉर्म कर रहे हो बाय एयर तो फिर इकोनॉमिक क्लास फेयर इज योर मैक्सिमम एग्जम्पशन। अगर आप जर्नी परफॉर्म कर रहे हो कोई भी मोड से बट प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल तो फर्स्ट क्लास एसी फेयर। इफ प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल तो रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर, और नहीं है तो वापस से फर्स्ट क्लास एसी फेयर बट ऑफ सिमिलर डिस्टेंस। याद आया आपको? यही अपन ने लास्ट यही डिस्कस किया था कल, बराबर ना? ओके, फिर तो सम्स करवाए थे ना मैंने आपको, ठीक है। चलो, अब पहले तो आज क्या डिस्कस करना है। अब थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान ज्यादा है यहां पे, क्योंकि एक अमेंडमेंट हुआ था 2 साल पहले पर अभी तक उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये एक फॉर्मूला है जो आज मुझे सिखाना है आपको, पर उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। सो ध्यान से समझो क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना वो है सुपर एन्युएशन फंड। बोलो क्या है? सुपर एन्युएशन फंड। हमें सुपर एन्युएशन करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसमें अपने को 2 सेक्शंस करने, एक है सेक्शन 17 to 7 एंड एक है 17 to 7A। ये जो सेक्शन है ना ये 17 to 7A है। आपको ये 2 सेक्शन नंबर्स याद होने चाहिए, 17 to 7 एंड 17 to 7A। चलो ध्यान से सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सुपर एन्युएशन फंड। थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान ज्यादा चाहिए यहां पे, सो पे अटेंशन। सुपर एन्युएशन का पहले तो मतलब क्या होता है? तो सुपर एन्युएशन का मतलब है ऑटोमेटिक एज ऑफ रिटायरमेंट। बोलो क्या है मतलब? अब तुम समझो, इन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज age which is fixed for automatic retirement is 60 years. Now understand, organization to organization policy might vary.
इन सम ऑर्गेनाइजेशन दे माइट कीप एज एट 58 और या फिर 62 ऑल्सो, वो डिपेंड करेगा. बट वॉट इज सुपर एन्युएशन? सुपर एन्युएशन मीन्स ऑटोमेटिक एज ऑफ रिटायरमेंट. बोलो मेरे साथ, क्या है? मतलब क्या? जैसे ही आप वो एज के हो जाओगे, जो भी कंपनी ने एज फिक्स किया है, जैसे ही आप वो एज के हो जाओगे, आप वो कंपनी में से ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाओगे. उसको हम बोलते हैं सुपर एन्युएशन. अब सुपर एन्युएशन पे क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बोला पूछा नहीं है, पर ध्यान से सुनना. अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ तब से लेके अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है. पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है. क्यों? मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया अमेंडमेंट आने के बाद, एंड सेकंड आरटीपी में एक बार क्वेश्चन डाला था, बट वो भी एग्जाम में कभी पूछा नहीं है. सेम क्वेश्चन जो मॉड्यूल का था ना, सिर्फ अमाउंट चेंज करके आरटीपी में डाला था. बराबर से समझना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं. आपको याद है हमने प्रोविडेंट फंड करके पढ़ा था एक. मैंने आपको वहां पे 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड पढ़ाए थे. एक था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. अब हाउ प्रोविडेंट फंड वर्क्स, तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, यू आर एम्प्लॉय, आई एम एम्प्लॉयर, जब आप ऑर्गेनाइजेशन क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, कहने से आपके नाम पे पीएफ अकाउंट में ओपन करूंगा. मैं कौन है? एम्प्लॉयर. आप कौन है? नाउ कैन आई से एवरी ईयर एम्प्लॉयर ही विल कंट्रीब्यूट इन दैट अकाउंट, एम्प्लॉई ही विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट अकाउंट, एंड एवरी ईयर यू विल बी रिसीविंग इंटरेस्ट. अब ये 3 चीजें चलती रहेगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट. और ये 3 चीजें कब तक चलती रहेगी? जब तक आप वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तब तक. एंड फिर आपको क्या मिलेगा? लम सम अमाउंट. चलो थोड़ा सा अपन याद करते हैं. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या हो जाएगा? आरपीएफ में इट इज एग्जम्प्ट अप टू, यूआरपीएफ में फुल्ली एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट क्रेडिटेड एवरी ईयर इन केस ऑफ एसपीएफ एग्जेम्प्ट, आरपीएफ, यूआरपीएफ में 9.5 ऑफ सैलरी नहीं है, कान के नीचे बजाएगा मैं. 9.5% ऑफ बैलेंस विच इज देयर इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एंड यूआरपीएफ में फुल्ली एग्जेम्प्ट. एंड एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है, कहना से वो डिडक्शन, डिडक्शन एंड नो डिडक्शन. फिर अपन लमसम अमाउंट जब रिसीव करते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इट इज एग्जेम्प्ट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 4 केसेस में एग्जेम्प्ट, एंड लास्ट यूआरपीएफ में 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर इंटरेस्ट, पहले 2 चीजें, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, सैलरी. एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें कुछ नहीं होगा, एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा. नाउ जैसे आप लोगों का प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट इज देयर इन सुपर एन्युएशन फंड ऑल्सो. ये फंड बनाया क्यों जाता है, वो नाम से ही तुम्हें पता चल गया. अभी सुपर एन्युएशन का मतलब एक्सप्लेन किया तब, ऑटोमेटिक एज ऑफ रिटायरमेंट. अब जब तुम रिटायरमेंट लेगा कहने से तब तुम्हें ये पैसा काम आएगा. अब तुम्हारे नाम पे जैसे ही तुमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, सुपर एन्युएशन फंड अकाउंट क्या कर दिया? ओपन. किसके नाम पे? एम्प्लॉई के नाम पे. अरे जैसे पीएफ अकाउंट होता है वैसे ही एसएफ अकाउंट होता है. अच्छा अब तुम देखो, सुनो, हर ऑर्गेनाइजेशन तुम ज्वाइन करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रेचुइटी भी देगा, पेंशन भी देगा, प्रोविडेंट फंड भी होगा, सुपर एन्युएशन नहीं. ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी वेरी होता है. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेचुइटी मिलेगा, कुछ में पेंशन मिलेगा, कुछ में दोनों मिल सकता है, कुछ में प्रोविडेंट फंड होगा, सुपर एन्युएशन नहीं होगा, कुछ कंपनीज में सुपर एन्युएशन होगा, प्रोविडेंट फंड नहीं होगा. वो डिपेंड करेगा. कैसे डिपेंड करेगा? तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स. जैसे ग्रेचुइटी एक्ट है, पीएफ एक्ट है, तो वो सब एक्ट अगर
ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल हो रहा है ना, तो वो लोग आपको देगा। समझ में आ रहा है क्या? सो अभी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन ने आपके नाम पे क्या ओपन किया? बोलो, एसएफ अकाउंट ओपन किया। अब जब ये अकाउंट कब ओपन करेंगे वो लोग? जब आप वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो। अब इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन, और हर साल क्या मिलेगा? अच्छा, ये तीन चीजें चलती ही रहेगी कब तक? रिटायरमेंट तक। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई के लिए क्या है? इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉई के लिए क्या है? इनफ्लो। और एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन आउटफ्लो। बराबर? ये तीन चीजें रहेगी, इनफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो। अब ये तीन चीजें चलती रहेगी जब तक आप वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तब तक। फिर आपको क्या मिलेगा वहां से? बोलो, क्या मिलेगा? लमसम अमाउंट। सेम प्रोविडेंट फंड की तरह ही चल रहा है यार, समझ में आ रहा है ना आपको? चलो, अब पहले तो ये इंटरेस्ट जो आपको मिलेगी, क्या मिलेगी? बोलो, इंटरेस्ट एवरी ईयर। क्या हो जाएगी ये इंटरेस्ट? तो इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हर साल इंटरेस्ट मिलेगी, क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं है उसमें। अच्छा, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन क्या है? इनफ्लो क्या आउटफ्लो? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो इसका अपने को क्या मिलेगा? अंडर सेक्शन एटीसी। अच्छा, ये एटीसी कहां पे? ग्रॉस सैलरी में से कि ग्रॉस टोटल इनकम से? ग्रॉस टोटल इनकम से। अब समझने जैसा पॉइंट है ना, पहला तो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब ये पॉइंट थोड़ा सा बराबर से सुनना, शांति से समझना, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बोलो किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉई के लिए क्या है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इनफ्लो है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला कि इधर अमेंडमेंट हुआ था 2 साल पहले। क्या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अगर मैं बोलूं टू आरपीएफ, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्ट अप टू 12% का बैलेंस टैक्सेबल हो जाता है। तो इधर है ना, इधर इन्होंने क्या रूल बनाया? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नंबर 1 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नंबर 2 सुपर एन्युएशन फंड, एंड नंबर 3 नेशनल पेंशन स्कीम। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है कहां पे? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, तो ये तीनों में मिला के, तीनों का मिला के, इफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 7.5 lakh per annum, 7.5 lakh per, then excess amount is taxable under section 17 subsection 2 clause number 7। मैंने आपको बोला था ना, 2 सेक्शन अपने को याद रखना पड़ेगा, एक 17(2)(7) है और एक 17(2)(7)(a) है, वो आएगा अभी थोड़ी देर में। 7 में टैक्सेबल होगा, और इस एक्सेस अमाउंट को हम क्या मानते हैं? बोलो, परक्विजिट। ये एक्सेस अमाउंट को हम परक्विजिट मानते हैं। मतलब सुपर एन्युएशन फंड जो है ना, सुपर एन्युएशन फंड, उसका खुद का इंडिविजुअली कोई लिमिट नहीं है, तीनों का मिला के कहने से 7.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 1 मिनट, गलती मत करना, ध्यान से सुनो। अब ये चीज तो एग्जाम में आएगी नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आज है ना, एक होता है इंडिविजुअल लिमिट
और ये जो लिमिट है ना, दैट इज ओवरऑल लिमिट. नाउ अंडरस्टैंड, आरपीएफ एंड आरपीएफ जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसका खुद का कोई लिमिट है क्या? तो आंसर इज यस. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी. ये उसका खुद का लिमिट है. अच्छा, सुपर एन्युएशन फंड का ऐसा कोई इंडिविजुअल लिमिट, और एनपीएस है ना, एनपीएस उसका भी लिमिट है. ये मैं आपको सिखाऊंगा अंडर सेक्शन 80CCD करके. कहां सिखाऊंगा बोलो? सुपर एन्युएशन फंड का इंडिविजुअल लिमिट नहीं है. अब शांति से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं. समझो आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर है. आपने मेरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया. मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देर इज ओनली वन फंड एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. देर इज नो सुपर एन्युएशन फंड, देर इज नो एनपीएस ऑल्सो. तो अब आपको टैक्सेबिलिटी में दो चीजें चेक करनी है. एक तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कभी भी 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कभी भी 7.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वापस मैं रिपीट कर रहा हूं. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देर इज ओनली वन फंड एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड. देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर एन्युएशन. मैं किसी भी एम्प्लॉय का सुपर एन्युएशन अकाउंट ओपन नहीं करता हूं. मैं किसी भी एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट ओपन नहीं करता हूं. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देर इज ओनली आरपीएफ. तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ शुड नॉट एक्सीड, एंड मेरा कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ शुड नॉट एक्सीड 7.5 lakhs ऑल्सो. तुम समझो, एक लिमिट दी गई है इन परसेंटेज टर्म्स और एक लिमिट दी गई है इन मॉनिटरी टर्म्स. सुन रहे सब लोग? दोनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर नेवर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 12%. तो प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली आपका कभी भी कॉन्ट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा होगा ही नहीं. सुन रहे मैं क्या बोल रहे हैं? पर क्या वो 7.5 लाख से ज्यादा हो सकता है? यस. क्यों? क्योंकि सोचो, जिसकी सैलरी 2 करोड़ रुपया है, अब समझो उसका 12% आप निकालोगे, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 12% ही कर रहा है, पर तुम्हें समझ रहे, वो 12% ही 24 लाख हो गया. तो क्या 7.5 लाख से ज्यादा हो सकता है? आंसर इज यस. बट सी, प्रैक्टिकली, थियोरी में भूल जाओ सब कुछ. प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर नेवर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन. तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे ना, तो पहला जो इंडिविजुअल लिमिट है ना, वो तो हमेशा 12% ही होगा. उसमें कभी भी कोई चीज टैक्स होने वाली नहीं है. 7.5 लाख से ज्यादा हो सकता है. 1 करोड़ भी अगर एम्प्लॉय की सैलरी है, तो इफ आई कैलकुलेट 12% ऑफ दैट, कैन आई से इफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 12 lakhs, कैन आई से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एक्सीडिंग 12, सो एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट एज पर इंडिविजुअल लिमिट. बट तुम्हें समझ में आ रहा है, ओवरऑल लिमिट अगर हम देखने जाएंगे तो 7.5 लाख से ज्यादा हो गया तो वो टैक्स हो जाएगा. सो आपको अब दोनों लिमिट चेक करना पड़ेगा. 7.5 लाख से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 12% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. अच्छा, अब समझो तुमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देर इज ओनली वन फंड एंड दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम. देर इज नो सुपर एन्युएशन, देर इज नो आरपीएफ. तो अब तुम्हें वापस से दो चीजें चेक करनी पड़ेगी. क्या? इंडिविजुअल लिमिट एंड ओवरऑल लिमिट. इंडिविजुअल क्या है, तो वो मैं आपको 80CCD में सिखाऊंगा. अभी तक अपना एनपीएस का कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है, वो सिखाऊंगा मैं आपको. बट वो और प्लस 7.5 लाख दोनों चेक करना पड़ेगा. मतलब एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 80CCD में जो लिमिट दी गई है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस 7.5 लाख से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट, अगर समझो तुमने मेरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देर इज ओनली सुपर एन्युएशन फंड, देर इज नो आरपीएफ, देर इज नो एनपीएस. अब सिर्फ 7.5 लाख की लिमिट चेक करो. समझा? पहले तुम्हें यहां तक चीजें क्लियर हुई है तो ही मैं आगे बढ़ू. तुम समझो, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो आरपीएफ पे आएगा इंडिविजुअली, एसएफ पे आएगा, या एनपीएस पे आएगा. इंडिविजुअली आ सकता है, पूछा आज तक नहीं है, पर इंडिविजुअली आ सकता है. तो तुम्हें अब याद होना चाहिए कि आरपीएफ में 12% की लिमिट तो हमें पहले पढ़ाई गई थी. अब एक अलग से लिमिट है क्या? 7.5 लाख से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए.
अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF इज 9 lakhs, और तुम्हें दी जाएगी सैलरी, दैट इज वो बेसिक सैलरी और सब जो है ना, बेसिक DA टर्म्स एंड कमीशन, वो सब मिला के 1 करोड़ है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ का 12% निकालूंगा तो कितना आएगा, 12 लाख आएगा। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया है, 12 लाख से, तो मैं बोल सकता हूं इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, 12% से ज्यादा नहीं हो रहा है। बट अब तुम समझो 9 लाख कहने से 7.5 लाख से ज्यादा है, तो 1.5 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें, इवन दो इट इज नॉट एक्सीडिंग 12%, बट इट इज एक्सीडिंग 7.5 लाख, सो तुम्हें 7.5 लाख के ऊपर जो भी गया ना उस पर टैक्स देना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? सब लोगों को पक्का क्लियर है? सो एक मिनट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहां कहां पे, इन RPF, NPSF एंड NPS, इट शुड नॉट एक्सीड, तीनों मिला के 7.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 7.5 लाख से ज्यादा हुआ तो क्या माना जाएगा, वो परक्विजिट माना जाएगा अंडर 17(2)(7। इतना पहले 3 चीजें क्लियर है, ये 3 चीजें, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। थोड़ा सा इधर देखो, सब लोग इधर देखो, हमने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और अभी मैं ऐड कर रहा हूं सुपर एन्युएशन फंड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, कैन आई से इट इज exempt, exempt up to 12% of salary, and it is exempt। और इधर मैं अभी लिखूंगा RPF, NPS and SF if it is more than 7.5 lakh, और या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं ना, exempt up to 7.5 lakhs, exempt up to 7.5 lakhs पर एनम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आइटम था इंटरेस्ट, exempt, exempt up to, exempt and exempt, and employees contribution, ATC, ATC, no deduction and ATC। बोलो समझाइए, सुपर एन्युएशन का ATC में ही मिलेगा, ATCCD तो जो है वो NPS वाला है, ये बराबर ना। अब क्या आएगा, लमसम अमाउंट, तो इधर तो एग्जाम्प्ट था, इधर एग्जाम्प्ट इन 4 केसेस, इधर 4 पार्ट्स करने थे। अब सुपर एन्युएशन में क्या होगा, तो अब ध्यान से सुनो, अब अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो लमसम अमाउंट मिला उसका क्या होना है, ध्यान से सुनना। लमसम अमाउंट जो भी आपको मिलेगा, अब इसमें पहला पार्ट, अगर समझो एम्प्लॉई की क्या हो जाती है, तो लमसम अमाउंट किसको मिलेगा, फैमिली मेंबर्स को, पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सेकेंड, अगर समझो सुपर एन्युएशन हुआ, बोलो क्या हुआ, सुपर एन्युएशन हुआ। सुपर एन्युएशन मतलब क्या, 60 इयर्स एज फिक्स की गई थी, एम्प्लॉय 60 इयर्स का हो गया, या फिर सुपर एन्युएशन से पहले डिसेबिलिटी आ गई, मतलब क्या, एम्प्लॉय समझो हैंडीकैप बन गया। सो समझो एम्प्लॉय का कुछ एक्सीडेंट या कुछ हुआ जिसके वजह से एम्प्लॉय क्या बन चुका है, हैंडीकैप। अब अगर सुपर एन्युएशन हुआ है या डिसेबिलिटी आ चुका है बिफोर सुपर एन्युएशन, एंड इधर अगर एम्प्लॉय ने सुपर एन्युएशन अकाउंट से मंथली पैसा विड्रॉ किया, क्या विड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा। बट अगर उसने क्या विड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा, लाउडर, थोड़ा सा समझ में आ रहा हो ना, तो दिस इज लाइक अनकम्यूटेड एंड कम्यूटेड। मंथली मतलब क्या, अनकम्यूटेड, तो वो तो अनकम्यूटेड है, मंथली है, तो कैन आई से इट इज टैक्सेबल।
एंड लमसम मतलब आपको फिर मंथली मिलना बंद हो जाएगा और आपको लमसम मिला तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट. सो मंथली टैक्सेबल एंड लमसम इज एग्जेम्प्ट. फिर अगर आपने सुपर एन्युएशन फंड अकाउंट से पैसा एनपीएस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, एनपीएस अकाउंट में, तो भी एग्जेम्प्ट. ऐसा तुम्हें याद हो तो आरपीएफ में भी प्रोविजन था, आरपीएफ टू आरपीएफ एंड आरपीएफ टू एनपीएस. एंड लास्ट, इसके अलावा कोई अदर रीजन के वजह से पैसा विड्रॉ हुआ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा. अब अदर रीजन में क्या आ सकता है, तो समझो एम्प्लॉई जो है उसकी एज 55 इयर्स थी और 60 इयर्स वाज ऑटोमेटिक एज ऑफ रिटायरमेंट. एम्प्लॉई 55 इयर्स की एज में खुद ही रिजाइन कर चुका. अब तुम्हें समझ रहे, एम्प्लॉय की डेथ नहीं हुई, ना सुपर एन्युएशन हुआ, ना एम्प्लॉय डिसेबल हुआ, और उसने एसएफ से एनपीएस में भी शिफ्ट, डायरेक्टली पैसा विड्रॉ कर लिया. क्या हो जाएगा, टैक्सेबल. सो ये लमसम अमाउंट का ट्रीटमेंट है. तो इधर भी मैं ना ऐसे ही लिख देता हूं कि लमसम अमाउंट 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. ये टेबल समझ में आया तुम्हें, टेबल एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ एंड एसएफ. सो ये सुपर एन्युएशन फंड का एक पार्ट कंप्लीट हुआ. अब सेकेंड पार्ट पे जा रहे हैं, ध्यान से सुनो. अब है ना, अब जो सेक्शन मुझे पढ़ाना है वो है 17 to 7A. इस पे एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं ना, मॉड्यूल में दिया है और पूछा नहीं है, तो ध्यान से समझो. सेक्शन 17 to 7A. अब 17 to 7A में क्या लिखा है कि इफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, employers contribution to recognized provident fund, national pension scheme and superannuation fund, if it is more than 7.5 lakh per annum, then excess amount is taxable, that is considered as perquisite under which section 17 to 7. ए नहीं रे बेवड़े, ये तो ऊपर वाला ही लिख रहे हैं. अब ये जो एक्सेस अमाउंट आया ना, एक्सेस अमाउंट, बोलो क्या आया, समझो ये तीनों फंड में मिला के एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 9 lakhs. तो कितना टैक्सेबल हो चुका, 1.5 lakhs इज टैक्सेबल. अब ये एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर 17 to 7. इट इज टैक्सेबल अंडर 17 to 7. ये जो एक्सेस अमाउंट आया ना, ध्यान से सुनना, ये जो एक्सेस अमाउंट आया, अब आप ये एक्सेस अमाउंट पे क्या कैलकुलेट करो, बोलो. अरे एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो उस पे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना. ये जो एक्सेस अमाउंट पे इंटरेस्ट आया, एक्सेस अमाउंट पहले तो टैक्सेबल है रे ओए. अब एक्सेस अमाउंट पे क्या आया, एक्सेस अमाउंट पे क्या आया, ये इंटरेस्ट जो है ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A. गया भेजे में. सो एक मिनट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख से, तो उस पे तो टैक्स, उस पे तो टैक्स कौन से सेक्शन में, 17 to 7 के अंदर. एंड अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा हुआ, तो 17 to 7 में जो एक्सेस अमाउंट आया, उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा अंडर 17 to 7A. गया ये भेजे में. अब ये इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा तो उसके लिए अपने को इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट. तो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है. मैं फॉर्मूला लॉजिकली एक्सप्लेन करेगा, मेरे को ये फॉर्मूला बाहर आके पूछने का नहीं. जो भी डाउट्स है क्लास में ही पूछना. अब आपका अगर फर्स्ट ईयर है, बोलो क्या ईयर है, फर्स्ट ईयर है,
समझाता हूं फर्स्ट ईयर का मतलब क्या, बट पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो आपका टैक्सेबल परक्विजिट, अब टैक्सेबल परक्विजिट मतलब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अभी? इंटरेस्ट। हाँ, अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टैक्सेबल परक्विजिट में इंटरेस्ट को बोल रहा हूं, इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। ये फॉर्मूला बनेगा अगर आपका फर्स्ट ईयर है। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फॉर्मूला हो जाएगा टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। सो फॉर्मूला अगर तुम देखोगे ना तो सेकेंड ईयर वाला भी याद रहा तो भी चलेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का ही फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है। सो ऐसा फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, मैं आपको अलग अलग करके सिखा रहा है, मैं आपको अलग अलग करके सिखा रहा है। ऐसा कोई एक्ट में नहीं लिखा है कि फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला ये है, सेकेंड ईयर का ये है। सिर्फ फॉर्मूला इतना ही दिया है, जो ये लिखा है ना सेकेंड पार्ट में, वही पूरा दिया है, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। चलो, है सबका ध्यान? अब अपने को फॉर्मूला समझना है। अब मैंने इधर क्या लिखा है पहले तो बोलो, फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर का मतलब क्या? फर्स्ट ईयर का मतलब क्या? तो फर्स्ट ईयर का मतलब ये नहीं है कि जिस साल में आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, दैट इज नॉट फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का मतलब है वो साल जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा हुआ, तो दैट इज योर फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर मींस year in which employer's contribution exceeds 7.5 lakh per annum for first time, for first time। अच्छा, मैं क्या बोल रहा है, तुमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, मैं हाँ ये लिख लो तब तक। सो अपन अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो व्हाट इज फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर मींस द ईयर इन विच एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक्सीड 7.5 लाख पर एनम फॉर फर्स्ट टाइम। सो मैं बोल रहा था कि अगर समझो तुमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया इन 2022-23 में तुमने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, लेकिन 24-25 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा हुआ, तो अंडरस्टैंड आपका फर्स्ट ईयर कौन सा होगा? 24-25। पहले के सालों में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी नहीं करना है अपने को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा ही तब जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 7.5 लाख। अब ध्यान से सुनना, अब अपन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आज अगर ये आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड, तो कहना से इसमें पहले तो कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा आपका, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी अमाउंट रहा, फिर करंट ईयर में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ये अकाउंट में, फिर करंट ईयर में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा ये अकाउंट में, और फिर इंटरेस्ट मिलेगा, और ये सबको ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस, जो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा आपका? ओपनिंग बैलेंस। ये बराबर सब लोग का ध्यान है यहां पे? चलो, अब ओपनिंग बैलेंस है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट मिला, क्लोजिंग। समझो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 9 लाख है, तो एज पर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1.5 लाख इज, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? वही 1.5 लाख पे परफेक्ट इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट आपको मिली है, ये वाली इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट तो कहने से फंड में जो पूरा बैलेंस है उस पे मिला हुआ है, बराबर ना? चलो, अब अपने को कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो अगर आपका फर्स्ट ईयर है, कौन सा ईयर है बोलो? फर्स्ट ईयर है, तो फॉर्मूला क्या है? पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। अब मेरा एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, आपको सैलरी साल का एक साथ मिलता है कि हर महीने मिलता है?
तो ये जो फंड्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड, ये वो ब्ला ब्ला जो भी फंड्स हैं, इन सब में कॉन्ट्रीब्यूशंस पूरे साल में एक साथ होगा कि हर महीने कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? चलो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला में पहला क्या लिखना है अपने को, बोलो पीसी। नाउ व्हाट इज पीसी? तो पीसी इज 1.5 lakhs इन माय एग्जांपल। क्या है 1.5 lakhs? एक्सेस अमाउंट। अरे 7.5 लाख से जो कंट्रीब्यूशन ऊपर गया ना, उसको हम क्या बोलता है? पीसी। व्हाट इज पीसी? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मोर देन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मोर देन, दैट इज पीसी। अच्छा, अब पीसी को मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं? लाउडर, 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग चलाने का है। एम्प्लॉयर ने ये 1.5 लाख रुपया, क्या नहीं से डे 1 पे तो फंड में नहीं डाला होगा ना, और ना लास्ट डे पे डाला होगा। पहला महीना खत्म हुआ, आपको सैलरी मिला, ये फंड में पैसा गया। दूसरा महीना खत्म हुआ, आपको सैलरी मिला, ये फंड में पैसा गया। तीसरा महीना खत्म हुआ, फंड में पैसा गया। तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसे 12 महीने में पैसा गया है। तो आप समझो आपका फंड में 1.5 लाख रुपया डे 1 से नहीं है ना, 1.5 लाख रुपया लास्ट डे पे है। तो अब फंड में पैसा कितना है? ऑन एन एवरेज क्या नहीं से 75,000 है। आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आपको 1.5 लाख पे इंटरेस्ट मिला भी नहीं होगा। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि 1.5 लाख फंड में डे 1 से नहीं है। तो एवरेज निकालने के लिए अपन ने क्या किया? डिवाइड बाय 2। अच्छा, एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था? टोटल 9 lakhs था ये मेरे एग्जांपल में। ये 9 lakhs है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो ये 9 लाख रुपया डे 1 पे फंड में गया होगा, लास्ट डे पे गया होगा, क्या नहीं से इसको हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वो एवरेज गया होगा ना। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? ये 1.5 लाख भी एवरेज होके गया होगा फंड के अंदर। समझ रहा है कि नहीं समझा? डिवाइड बाय 2 करने का क्या रीजन है? क्योंकि आपको 1.5 लाख पे इंटरेस्ट पूरे साल मिली नहीं है। आपको 1.5 लाख पे इंटरेस्ट पूरे साल नहीं मिली है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? एवरेज। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करना है बोलो जरा? आर। अब आर मतलब क्या? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सुनो, ये इंटरेस्ट का इधर आपको क्या मिलेगा बोलो? अमाउंट। कितना अमाउंट है वो तो पता चलेगा ना। अब मैं क्या बोल रहा है, समझो आपके बैंक में 50 लाख रुपया है और आपको 5 लाख इंटरेस्ट मिल रही है, तो कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिला? कैसे निकाला आपने 10%? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय बैलेंस विच इज देयर इन दैट फंड अकाउंट, दैट इज 50 lakhs। 5 डिवाइड बाय 50 इज, कैन आई से 10%। सो ये क्या है? अमाउंट ऑफ, एंड ये क्या है? बैलेंस इन दैट फंड अकाउंट। यस और नो? तो अब अपने को इंटरेस्ट निकालनी है। तो हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट? ध्यान से सुनना, बहुत इजी। आर कैसे निकालना है? आर तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय बैलेंस। अब बैलेंस में इन्होंने क्या किया सुनो, आपका ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट मिला होगा, इस पे कहने से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हुआ रहेगा। तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अपन है ना, फंड में जो बैलेंस है ना वो पूरे साल या पूरे हर महीने में कहने से चेंज होता गया है। तो अपन डिवाइड बाय किससे करेंगे? तो डिवाइड बाय उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, फंड का एवरेज बैलेंस ले लेना। क्या ले लेना? एंड फंड का एवरेज मतलब कैसे निकालना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। समझा कि नहीं समझा? तो ये नीचे अपन ने एवरेज क्यों लिया? क्योंकि फंड में बैलेंस हर महीने चेंज हो रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डे 1 पे तुम्हारे बैंक में 50 लाख है और पूरे साल 50 लाख ही है तुम्हारे अकाउंट में, और बैंक वालों ने 5 लाख इंटरेस्ट दी, देन इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, क्योंकि पूरे साल सब चीजें कांस्टेंट थी। अब तुम्हें समझ में आ रहा हो तो इधर तुम्हारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा समझो वो है 50 लाख। पहला महीना खत्म हुआ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, वो हो चुका 52, एग्जांपल ले रहे हैं अपन। फिर वापस से एक महीना खत्म होगा, वो हो गया 54, 56, ऐसे करते करते कहने से आपका क्लोजिंग तक पहुंचा है।
तो आपको इंटरेस्ट तुम्हें समझ में आ रहा है 50 पे पूरे साल नहीं मिला है, पहले 50 पे मिला, फिर 52 पे, फिर 54 पे, फिर 56 पे। तो अपन क्या कर रहे हैं, फंड का एवरेज कैसे निकाला, फंड का एवरेज ओपनिंग बैलेंस ले लो, फंड का क्लोजिंग बैलेंस ले लो, डिवाइड बाय 2 करो, तो नीचे जो आया दैट इज फंड का एवरेज, और ऊपर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट को हम डिवाइड कर रहे हैं फंड में जो बैलेंस है उससे, क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो गया फॉर्मूला खत्म फॉर फर्स्ट ईयर। समझा? व्हाट इज पीसी? एक्सेस अमाउंट, दैट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन, डिवाइड बाय 2 क्यों किया, एवरेज, और मल्टीप्लाई बाय आर। आर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे डिवाइड बाय फंड का जो एवरेज बैलेंस है, वो एवरेज क्यों ले रहे वो समझाना नीचे। चलो अब आ रहे नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से क्या करना है। चलो ये फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और समझो कि 3000 रुपया आया, इधर 3000 आ गया, तो 3000 पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो दो चीजों पे टैक्स दिया आपने, किस पे, एक तो 1.5 लाख रुपया जो एक्सेस अमाउंट था वो टैक्सेबल हुआ, दूसरा 1.5 लाख पे इंटरेस्ट कितनी, 3000, वो टैक्सेबल हो गई। अब आया सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में समझो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वापस से 9 लाख था, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अच्छा यहां पे मैं लिख देता हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज 9 लाख, यहां पे भी समझो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज 9 लाख, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। तो अब वापस से क्या करेंगे हम, पीसी, व्हाट इज पीसी, 1.5 lakhs, that is employer's contribution more than, divide by, क्यों डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय, तुम्हें समझ में आ रहा है, आर चेंज हो जाएगा अभी, क्यों, क्योंकि अब आर तुम्हारा सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट जो मिला और फंड का एवरेज चेंज होगा, तो इधर तुम्हें वापस से आर निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट डिवाइड बाय फंड का एवरेज। अब क्वेश्चन आ रहा है सर ठीक है ये समझ गया, व्हाट इज PC1, ध्यान से सुनो, बहुत इजी, PC1 क्या है पता है, लास्ट ईयर का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मोर देन 7.5 लाख। कौन सा लास्ट ईयर, अरे यार ये फर्स्ट ईयर, तो वो 1.5 लाख रुपया उसको हम बोलते हैं PC1, क्योंकि वो 1.5 लाख पे लास्ट ईयर तो इंटरेस्ट मिला ही था, बट वो 1.5 लाख पे सेकेंड ईयर में भी तो मिलेगा ना इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज TP1, तो लास्ट ईयर जो 1.5 लाख था उस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिला था, जिस पे टैक्स लग गया था। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, वो 3000 भी फंड के अंदर तो पड़ा ही है, वो 3000 पे भी तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो 3000 इधर ऐड करो एंड मल्टीप्लाई करो आर से। अरे सुना, मतलब ये लोग क्या बोलना चाहते हैं पता है, कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 1.5 लाख के, सॉरी 7.5 लाख के, उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो तो टैक्स लगेगा, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कहने से उस पे भी टैक्स लगेगा तुम्हें। रुक जाओ अभी तुम्हें और क्लैरिटी देता हूं, इधर अपन ने 1.5 लाख को डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया PC1 में, क्योंकि अब तो तुम्हें समझ में आ रहा है वो पैसा तो डे 1 से फंड के अंदर पड़ा हुआ है, उसमें अपने को एवरेज करने की जरूरत नहीं है, वो तो डे फंड के पड़ा हुआ ये पैसा। समझो ये फॉर्मूला अप्लाई किया और तुम्हारा यहां पे आंसर आया 7000, कितना आया, चलो अब मैं और एक सिचुएशन तुम्हारे सामने बना रहा हूं, थर्ड ईयर है अभी, समझो थर्ड ईयर, और अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो है 10 लाख, कितना है बोलेंगे, चलो करेंगे फॉर्मूला अप्लाई, TP, पहले तो फॉर्मूला लिखो, क्या था, PC डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय प्लस PC1 प्लस मल्टीप्लाई बाय, चलो व्हाट इज PC नाउ, 2.5 lakhs डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, नाउ PC1 3 lakhs, कैसे 3 lakhs, अबे फर्स्ट ईयर का 1.5 लाख और सेकेंड ईयर का 1.5 लाख, सुना क्या होए, एंड व्हाट इज TP1, 10,000 एंड मल्टीप्लाई बाय आर। हर साल तुम्हारा PC1 जो है ना वो बढ़ता जाएगा,
हर साल तुम्हारा PC1 बढ़ता जाएगा। अब तुम्हारा 4th ईयर में आप बोलोगे तो व्हाट विल बी PC1? PC1 क्या होगा? अरे कैसे 4.5 लाख बेवड़े, 5.5 लाख होगा। अबे 2.5 लाख है अभी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का। कुछ समझ में आ रहा है? सो ये हो जाएगा 5.5 लाख। क्लियर? पीसी क्या है? पीसी करंट ईयर का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख से ज्यादा है। एंड व्हाट इज PC1? पास्ट ईयर्स के एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख से ज्यादा है। सुना तुमने? फॉर्मूला में कुछ भी डाउट हो तो पूछो आप मुझे। 4th ईयर में 7.5 से कम हो गया बराबर, तो ये नहीं आएगा तेरा फॉर्मूला, बट ये तो आएगा ही ना। बट ऐसा मैंने केस देखा नहीं है कि 7.5 लाख का एक बार कंट्रीब्यूशन बढ़ गया तो फिर कम हो, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी अगर एक अमाउंट फिक्स हो गई, समझो उसने कल उठ के जॉब स्विच भी किया तो भी कहने से एटलीस्ट वो सेम पैकेज पे करेगा या ज़्यादा पैकेज पे करेगा। बोलो क्लियर? तुम्हें ये पक्का समझा है? मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो पहले अपन ये लिख लेंगे फिर देखते हैं। कल मैंने आपको ये दिया था ना होमवर्क में, करते वो डिस्कस, बाकी रह गया। पहले आप लोग ये एक सम करोगे सॉल्व, तुम्हारे हिसाब से सोचो, ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए। देखो उसने 22-23 जो ईयर है तब से उसने जॉब स्टार्ट किया है। ये ईयर फर्स्ट ईयर था जब उसने जॉब स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट ईयर, और आपका ईयर है 24-25। तो आपको हर साल पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से इधर ज्यादा हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो दिस विल बी योर फर्स्ट ईयर, अगर नहीं हुआ तो इधर चेक करो। सुन रहे हैं ना तुम लोग? ओए अच्छा, समझो ये फर्स्ट ईयर हो गया अगर तुम्हारा, अगर तो इधर तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R, और फिर 23-24 एंड 24-25 में PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय। समझो तुम्हारा ये फर्स्ट ईयर नहीं बनता है, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ईयर है बट इस साल में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा, 23-24 में तुम्हारा 7.5 लाख से ज्यादा हुआ अगर, तो फिर 23-24 तुम्हारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट ईयर। अब तुम्हें ना यहां पे फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, फंड का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये सब चीजें यूज कहां पे होगी मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग दिया है, तुम्हें ये दो चीजें पता होगी, तुम क्या कैलकुलेट कर पाओगे? इंटरेस्ट। तो उसके लिए उन्होंने फंड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग और सब दिया है। चलो करो ट्राई एक बार ये सम। 22-23 में कहने से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप 22-23 में काम कब से स्टार्ट कर रहे हो? 1 सितंबर से। तो आपको सैलरी भी कब से मिलेगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। कितने महीने का मिलेगा? 7 महीने का। तो इधर आपका कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है फर्स्ट टाइम, और फिर इधर हो रहा है। अच्छा, अब जब तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो 4 डेसिमल तक लेके जाना, तो तुम्हारा आंसर मैच होगा। तुम रेट निकालोगे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय फंड का एवरेज बैलेंस, तो 4 डेसिमल तक लेना। चलो अभी तक तो आना चाहिए आंसर। ये जो साल है ना 23-24, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 7,50,000 इतना आ रहा है, 27,600।
इसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे और अब मल्टीप्लाई किससे करोगे? आर। अब आर कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, कितना है ओपनिंग बैलेंस? 981 137। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 27 43 048। तो तुम्हें समझ में आ रहा है इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई रहेगी? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय एंड, क्या आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पता है? कितना आ रहा है वो? 7 लाख, और ये भी 7,600 बराबर। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? 2,06,711। बोलो समझा? अब आपको 2,06,711 मिल गया इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज बैलेंस ऑफ फंड। हाउ यू विल कैलकुलेट? 981 137 प्लस 2743048 डिवाइड बाय, ये आ गया फंड का एवरेज। तो आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.111 आएगा एंड आपका फर्स्ट ईयर का टैक्सेबल अमाउंट 1532 आएगा। 1532। बराबर। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? 27 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय आर करना पड़ेगा, प्लस 27 प्लस 1532 मल्टीप्लाई बाय आर। अब सेकेंड ईयर का आर कैसे निकलेगा? तो सेकेंड ईयर में 2743048 इज योर ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग कितना है? 464,555। 7,777,600 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, 7,777,600 बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 50,307। और फिर ये आ गया इंटरेस्ट। एवरेज निकालो फंड का और डिवाइड करो। सेकेंड ईयर में तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट 4069 आएगा। 4069। कुछ समझ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है, सिमिलर क्वेश्चन। क्लियर हुआ आप लोगों को? कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। फोर डिजिट करना भाई, मैं बोल रहा ना, बस हो गया। क्लियर? चलो यहां पे ध्यान दो अभी। ये सम दिया था ना कल होमवर्क में, मैंने बोला था ना ऑप्शनल स्कीम में करना। पर डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ? डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलो लास्ट बेंच यहां पे। हाँ, फर्स्ट क्या होगा बोलो? क्या हो जाएगा? अमाउंट बता। आपने किया है सॉल्व?
अरे किया है कि नहीं? हाँ, किधर लिखेंगे, इनर कॉलम क्या आउटर कॉलम? ठीक है, 8,40,000 डियरनेस अलाउंस का मुझे अमाउंट बताते जा। उन्हें सॉल्व किया है, चल बाय। हाँ, 3,36,000 इनर कॉलम क्या आउटर। और अभी ये थर्ड पॉइंट का क्या एडजस्टमेंट करेंगे? नील। ये मेडिक्लेम है इसीलिए कि नहीं से नील। चलो बाजू में होए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फुल्ली टैक्सेबल। फिफ्थ एडजस्टमेंट, $2,00,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, टोटल इनटू 750 माइनस 450 करो, मल्टीप्लाई बाय 800 करो, 2,00,000 पे टैक्स लगेगा। चलो बाजू में कौन है? बैटरी। हाँ चल, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बता क्या करना है। हाँ, यूज ऑफ फर्नीचर आएगा पहले इसमें। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कितना? तो 11,000 आ गया। इस पे पहले टैक्स लग जाएगा, बराबर। अब क्या होगा? सेल ऑफ फर्नीचर भी है। तुम्हें समझ में आ रहा है? इसमें दो एडजस्टमेंट है, एक यूज एंड एक, आपको पता हो तो मैंने क्लास में आपको ऐसा लिखवाया था। चलो अब सेल में क्या करेंगे, कंटिन्यू। ओ मैडम, चुप बैठेगी तो अच्छा रहेगा तेरे लिए। हाँ तो बोलना कितने पे क्या। तीन साल के लिए लगेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है असेट की? 4 का डेप्री माइनस कर, कितना बचा? कुछ रिकवरी है एम्प्लॉय से? चलो 66,000 कहने से टैक्सेबल हो जाएगा। चलो बाजू में मैडम, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट कितना हुआ वो बताओ ना। 8 कितना? 49,291। ओके, अब इसमें आप लोगों को मंथली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कब से रीपेमेंट स्टार्ट हुआ है? जून से। तो आपको समझ रहा है, अप्रैल मंथ के एंड में आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस 15, मई के एंड में 15, बट जून के एंड में हो जाएगा 14,50,000। तो वैसा आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा इसका, हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा 49,291। लास्ट पॉइंट बता। ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि लैपटॉप यूज करने दिया है। आप मेन तो है ना ये वर्किंग नोट देखो, ये वाला हर मंथ के लास्ट डे पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना रहेगा अपने को। हर मंथ के लास्ट डे पे क्या निकालना रहेगा? और जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आया उस पे एसबीआई का रेट लगा दो। अब एसबीआई का रेट कितना है? 8, बट हम एम्प्लॉय से रिकवर कितना कर रहे हैं? 4.5। सो हाउ मच बेनिफिट एम्प्लॉय इज गेटिंग? 3.5। समझा? क्लियर हुआ सब लोगों को? चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब ये एक नोट देखो, पॉइंट नंबर 7 जो यहां पे है, फॉलोइंग परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब कुछ परक्विजिट्स ऐसे हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता। पहला परक्विजिट क्या है, पढ़ो। कोई ऐसे गुड्स है विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड इट इज सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट।
मतलब अगर कोई गुड्स एम्प्लॉयर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है और वही गुड्स अगर वो अपने एम्प्लॉय को दे दे एट, तो ये परक्विजिट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। या फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का टेलीफोन या मोबाइल का बिल का पेमेंट कर दे, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में अगर टेलीफोन अलाउंस दिया देन इट इज फुल्ली, बट अगर टेलीफोन या मोबाइल बिल का पेमेंट हुआ है तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड लास्ट आपको यहां पे दिख रहा है टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। ये चीज मैं आप लोगों को टीडीएस चैप्टर में करवाऊंगा। टीडीएस चैप्टर आज तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सो इसके लिए अपन टीडीएस चैप्टर में नोट है, इसके ऊपर एक सम भी है, वहां पे डिस्कस करेंगे। सो पहले तो कोई ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए गए बाय एम्प्लॉयर एंड सेल किए गए बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एट, तो फिर वो एम्प्लॉई को टैक्स नहीं होगा। टेलीफोन अलाउंस दिया तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, बट टेलीफोन बिल का पेमेंट हुआ है तो इट इज एग्जेम्प्ट। एंड लास्ट टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, जो अपन डिस्कस करेंगे टीडीएस चैप्टर के अंदर। सो यहां पे आपके सारे परक्विजिट्स अब कंप्लीट हुए हैं। तो अब पहले आप ये वाला एक नोट लिख लेंगे। हो गया लिख के? चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो, हम लोगों ने हाउस रेंट अलाउंस करके पढ़ा था। यहां पे अपना सैलरी का डेफिनेशन क्या था, याद करो, बेसिक सैलरी। याद आया? नेक्स्ट, ग्रेचुइटी में पोगा एम्प्लॉइज थे, याद है? क्या था उधर? बोथ। फिर नॉन पोगा एम्प्लॉय, उसमें अच्छा, इधर जो अपने को सैलरी लेना था, याद है, इट वॉज एवरेज सैलरी ऑफ 10 months preceding the month of retirement। याद आया? फिर हमने लीव एनकैशमेंट करके पढ़ा था। लीव एनकैशमेंट में सैलरी का मीनिंग प्लस याद है, इधर भी अपने को एवरेज सैलरी ही लेना था ऑफ प्रीसीडिंग दी। याद आया? चलो उसके बाद रिट्रेंचमेंट, कंपेंसेशन। इधर क्या थी सैलरी? बोथ था इधर, याद आ रहा है? और इधर आपको लेना था एवरेज सैलरी ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। क्या था यहां पे सैलरी का मीनिंग? फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट होता है, वहां पे भी फिर
एंटरटेनमेंट अलाउंस जिसका डिडक्शन सिर्फ याद है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी लेना था। एंड लास्ट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, इसमें ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स विच आर taxable and credited to normal bank account, excluding not in terms, arrears of salary and taxable purpose। याद आया? तो ये आपका हर एक जगह पे जो सैलरी का मीनिंग है उसका समरी है पूरा। क्लियर है? लिख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन हुआ है क्या? ये वाला नहीं हुआ है ना? चलो करेंगे आप लोग सॉल्व अभी। पे स्केल करके मैंने आपको लिखाया भी है नोट, और इसके ऊपर एक सम भी पहले करवाया है। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक एडजस्टमेंट है बोनस वाला, ये थोड़ा समझने जैसा है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब इजी है। बोनस इक्विवेलेंट टू 2 months बेसिक पे एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, आपने नीचे देखा होगा इधर एमटीपी करके लिखा ही है। अब इस लाइन को ऐसे इंटरप्रेट किया गया है कि जो आपका लास्ट मंथ का पे होगा ना उसका 2 times, ऐसे इंटरप्रेट मत करना कि फेब और मार्च, ऐसे नहीं है इंटरप्रिटेशन। जो आपका बेसिक पे है कब? लास्ट मंथ, एंड ऑफ द ईयर, 2 months बेसिक पे। विच बेसिक पे? विच इज एट द एंड ऑफ द ईयर। अरे मैंने जो बोला वो समझा? बस वो एक चीज समझने जैसी है। यहां पे करो सॉल्व, जो चीज एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने कर दी है, बाकी चीजें इजी है। चलो डिस्कस करते हैं अभी। चलो यहाँ पे थर्ड बेंच, ओए बैटरी। चलो फर्स्ट बेसिक सैलरी कितना है वो बताओ। 2,42,500। आउटर कॉलम फुल्ली टैक्सेबल। एक ही मिनट, कैसे आया ये ज़रा बताएंगे आप? 20,000 इंटू 11, 1। सब लोगों को आया ये आंसर? डियरनेस अलाउंस का अमाउंट 72,750। ओके बराबर है, जरा चेक कर लो। बोनस तो मैंने ही आपको बता दिया था। चलो आप ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्या होगा उतना बता दो। 24,000 फुल्ली टैक्सेबल। 4,000 हॉस्टल अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन। कितना? हाँ, पर मंथ कितना एग्जम्पशन है? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों का मिलेगा। अच्छा डियरनेस अलाउंस लिखा है ना रिटायरमेंट, ओके तो इट इज इन टर्म्स। आप ही ये पॉइंट में क्या होगा वो बताओ। टैक्सेबल अमाउंट बताओ कितना है?
चेक करो जरा। नाइन फोर। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है कितना? 47। आपका ये अमाउंट आया। हाँ, एक ही मिनट, आप ही एग्जाम आपने कितना किया? कैसे आया वो 37,380? हाँ, और उसका करो, कितना आ रहा है? 37,830, यही आया आपका भी? तो आपको टैक्सेबल मिल जाएगा, कितना आ रहा था टैक्सेबल? 9458। चलो बाजू में मैडम, लंच प्रोवाइडेड बाय कंपनी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 10,000, पूरा एग्जाम्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम्ट। 50 रुपये का एग्जामेशन मिलता है, तो ऐसे तो आपका एग्जामेशन 15,000 हो जाता है, यहाँ पे खर्चा ही कम है, तो ये पूरा एग्जाम। अकोमोडेशन जब भी क्वेश्चन में आया है, मैंने आपको एक चीज़ क्या बोली थी, तो इसको लास्ट में रखते हैं। चलो मैडम नेक्स्ट पॉइंट आप ही कंटिन्यू। फुल्ली टैक्सेबल। गिफ्ट वाउचर, ये भी फुल्ली टैक्सेबल। लैपटॉप, ये फुल्ली एग्जाम। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी 2,000, पीछे मैडम क्या होगा? पहले ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ उसको लेस भी कर देंगे। चलो आप ही के बाजू में जो मैडम बैठे हैं, ये रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी फॉर विच कंपनी पे 60,000 पर एनम, इसमें क्या करेंगे अब बताएंगे। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कैसे निकालेंगे? पहले तो ये अकोमोडेशन ओन्ड है कि हायर्ड है? हायर्ड, तो उसमें क्या प्रोविजन था, परक्विजिट वैल्यू क्या था? बराबर। अब सैलरी में आप क्या क्या चीजें लोगे? हाँ, तो इधर इधर ही बताते जाओ, लाइन वाइज जाते जाओ। पहला क्या लोगे? वो तो डेफिनेशन है, अभी आप सैलरी में क्या क्या लोगे? एक एक मिनट, लाइन वाइज जाओ ना। पहले आपने जो लिखा है, पहले बेसिक सैलरी, डीए टर्म्स, बोनस, ये सब लाइन वाइज जाओ। बेसिक सैलरी ले लोगे, फिर डीए इन टर्म्स लोगे, फिर बोनस भी ले लोगे, फिर ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लोगे आप लोग, हॉस्टल अलाउंस, बट हॉस्टल अलाउंस में जो टैक्सेबल अमाउंट आया है वो, फिर ये जो 3% यहाँ पे टैक्सेबल हुआ है, क्या वो लोगे? ये प्रोविडेंट फंड वाला। लंच लोगे? नहीं, अरे वो तो परक्विजिट है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट लोगे? नहीं। ये गिफ्ट वाउचर? नहीं। ये लैपटॉप? नहीं। और प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं। ये जो भी आया उसका 10% निकालना, कंपेयर करना 60,000 के साथ, लोअर क्या आ रहा है चेक करो, 38,905 आ रहा है क्या? तो आपका वो जो सबका टोटल है वो 38,905 आया होगा, उसका 10% लेना पड़ेगा ना। अरे समझा के नहीं? चलो कुछ डाउट? चलो ये क्वेश्चन करो सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ा तुम लोगों ने? क्वेश्चन पढ़ लिया?
इधर गलती मत करना, क्या लिखा है बराबर से देखना। हाँ, मोटर कार नहीं है, वो ध्यान में रखना। ठीक है, करो कंटिन्यू। जिसका भी हो जाए, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करना, होमवर्क सेक्शन का। होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकेंड ना सर। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। इसके बाद ये सम हो गया, ये सम कर ले डिस्कस अपन। पहले तो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 3 लाख। एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन 12,000 दोनों हो जाएगा, बिकॉज इट इज रिटन 1,000 पर मंथ ईच। चलो, अब कंपनी ने क्या प्रोवाइड किया है, अकोमोडेशन दिल्ली में। और ये अकोमोडेशन क्या है, फर्निश्ड है। बस एक गलती मत करना, फर्नीचर कब दिया है, 1 अगस्त को। अकोमोडेशन के लिए तो आपको टैक्स कहीं से पूरे साल पे लगेगा, लेकिन फर्नीचर के लिए आपको टैक्स 8 मंथ्स के लिए ही लगेगा, दैट इज अगस्त से लेके मार्च। अच्छा, एक ही मिनट, हाँ बराबर। फिर आपको लोन, अच्छा अकोमोडेशन तो मैंने आपको पहले भी बोला है सबसे लास्ट में करना, तो ये पॉइंट आप सबसे लास्ट में करोगे चलेगा। लोन दिया है 1/7 को, on which it charges 6.75% interest. The entire loan is still outstanding and SBI का रेट is 12.75। अब है ना, इधर इधर होए, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। जुलाई से कहने से हर मंथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो 5 ही है, देयर इज नो रीपेमेंट। तो 5 लाख पे ये 12 महीने के लिए करने, 9 महीने के लिए करने से अच्छा है। कितना बेनिफिट मिला, 6% इंटू 9/12। समझा ना। मोटरसाइकिल कहने से ये अदर असेट में फॉलो हो जाएगा। अब इसमें एक गलती मत करना, वापस से 2 परक्विजिट है इसमें। क्या 2? यूज एंड सेल, क्योंकि उसका बेटा ही तो यूज कर रहा है ना ये मोटरसाइकिल। तो पहले यूज पे टैक्स लगेगा, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। और फिर सेल में तुम डेप्री कितने साल का कैलकुलेट करोगे, 3 साल। 10%, 10%, 10%, एंड जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस कर देना 30,000, तो आपको परक्विजिट वैल्यू मिल जाएगा। एंड प्रोफेशनल टैक्स 2,000, तो वो तो लेस हो जाएगा। अब सैलरी क्या क्या लेनी है अकोमोडेशन के लिए, तो बेसिक सैलरी लोगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस लोगे एंड कमीशन लोगे। और उसका कितना परसेंट लोगे, 10%, क्योंकि दिल्ली में है। फाइनल आंसर चेक करो, 3,56,900। इसमें गलती मत करना, मोटरसाइकिल 4 महीने के लिए यूज हो रही है और फिर मोटरसाइकिल बेची गई। मोटरसाइकिल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 60। 3 साल का डेप्री आएगा 6,000, 6,000, 6,000, मतलब 18,000। तो बचा कितना, 42 और माइनस 30, 12,000 पे टैक्स आ जाएगा। समझा। फर्नीचर देखो कब दिया गया है, 8 महीने के लिए दिया है, तो फर्नीचर पे टैक्स 8 महीने के लिए आए। सुना सबने, क्लियर हुआ तुम लोगों को। चलो, अब एक क्वेश्चन अपना कौन सा था, वो क्वेश्चन नंबर 16। ये आप लोग अभी सॉल्व करोगे और फिर आपका ब्रेक स्टार्ट। कल अपन इसका एक पॉइंट पेंडिंग है, वो खत्म करके कल अपन एग्रीकल्चर इनकम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल खत्म भी हो जाएगा। सो ये सम आप लोग अभी कर लो, कल अपन डिस्कस कर लेंगे। और एक ही पॉइंट अभी बचा है, वो अपन कल डिस्कस करके सैलरी खत्म, ठीक है। पेज नंबर अभी 4.31।
चलो बाय बाय, तुम कर लो अभी।